गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं बट मैं बोलती हूँ कि मैं अब थोड़ी कंसिस्टेंट रहूँगी। मेरा जो भी प्रोग्राम है वो बेसिकली 70th बीपीएससी मेंस के लिए टारगेट है। ठीक है, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं शिखा सिंह हूँ। मैं डबल एओ में रैंक 2 थी। फिर एफएओ में जो 69th में हुआ था उसमें रैंक 4 थी। एंड 69th में ही मैंने आरओ भी मुझे मिला था। तो बेसिकली मैंने कंसिस्टेंटली जीएस 1 और जीएस 2 में इन एंड अराउंड यहाँ पे 170 और यहाँ पे इन एंड अराउंड 160 स्कोर किया है। बल्कि मैंने जीएस 1 में ना थोड़ा स्टैटिक भी गलती कर दी थी। मगर 69th में बात करूँ तो मैं यहाँ पे 10 मार्क्स लूज की थी बिकॉज ऑफ माई स्टैटिक वाला थिंग। लेकिन यहाँ पे मैं कंसिस्टेंट हूँ, मतलब आई एम गेटिंग मोर देन 150 प्लस। तो मैं आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ कि हाउ टू स्कोर मोर इन जीएस 2 एंड जीएस 1। ठीक है, तो अभी मैं इस प्रोग्राम के बारे में बोलती हूँ कि ये 70th बीपीएससी के लिए मैं क्या करूंगी। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे आज मैं पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे डील करूंगी और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जिनका एफएओ है या कॉमर्स ऑप्शनल है, मैं उनके लिए भी डेली कोशिश करूंगी एक वीडियो डालने का, जिसमें एक या दो क्वेश्चन जहां पे डील किया जाएगा। ठीक है, मैं अपनी कमिटमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये डेली करूं। बेसिकली एक स्टैटिक, एक करंट अफेयर्स एंड ये एफएओ और जिनका कॉमर्स है उनका एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन डेली है। तो बेसिकली मैं जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी उसमें मैं बेसिकली ट्रेड एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट कंटेंट। कंटेंट के बारे में अब नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना है। इसीलिए आपको स्पेस यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए। जैसे शॉर्ट आंसर है, ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स में 2 पेजेस मिलते हैं, लॉन्ग आंसर्स में 7 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एक पेज में थोड़ा शायद आधा में चला जाएगा और बाकी 6 पेजेस जो है आपके ये पूरा प्रॉपर है। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, जब आप टिप टू टू भरेंगे ना, मतलब ये पूरा पेज 2 भर दिया, ये पूरा 6, तो आपको कहीं ना कहीं 0.5 से 1 मार्क्स ना एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, अगर आप रेलेवेंट कंटेंट लिखे हो तो कोशिश करना कि कैसे मैं स्पेस को यूटिलाइज करूं, चाहे वो आप डायग्राम बनाओ चाहे आप फ्लो चार्ट बनाओ। तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग, जो आपको बहुत ही स्कोर मच करेगा। एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जब आप शॉर्ट आंसर्स में है ना, आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर। क्योंकि मैं खुद 7 मार्क्स में खुद ही मुझे 5.5 मिली है। इवन आई थिंक 6 भी मिला है, 8 में मुझे 4 मिला है, 5 मिला है। तो आप देख रहे हो। लेकिन वही अगर लॉन्ग आंसर्स में जाओ, 38 में आपको 23 या 22, ये मैक्सिमम मार्क्स है। शायद 24-25 भी मिले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। बट आप मैक्स टू मैक्स 25 ही पा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कितना पा सकते हो। इसीलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना एंड उसे कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास एंड आज हम पाला आर्ट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाला आर्ट पे जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो है फीचर्स। ठीक है, फीचर्स आए हैं, फिर उसके बाद रिलेशन विद बुद्धिज्म आया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, मैं कहती हूँ कि ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड, मतलब ऑन योर टिप्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड चार्ट्स वगैरह जो भी आपको देने हैं, जहां भी स्पेस मिले आप डाल दो। तो मेरा मानना है कि जब आप ये पाला का कर रहे हो तो 2 पेजेस होंगे अगर शॉर्ट आंसर है। तो मेरा मानना है कि मेरा यहाँ इंट्रोडक्शन जाएगा, मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगी जहां पे मैं बताऊंगी कि पाला कहाँ है। फिर उसके बाद फीचर्स लिखूंगी, उसका फ्यूचरिस्टिक क्या है। और जब भी आप हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेंड करते हो ना, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब इंट्रोडक्शन लिखना तो हिस्टोरिकल बैगेज, मतलब पाला से पहले क्या था, ठीक है, वो कैसे लाया। फिर फ्यूचरिस्टिक क्या कि पाला ने कैसे इंपैक्ट किया, तो वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जब भी हिस्टोरिकल आंसर लिखो तो गिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में गिव फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में मैं बताऊंगी। और हमेशा ट्राई टू मेक योर नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। जब ये स्टैटिक है, जब आपको पता है कि हाँ मौर्यन से आने वाला है, हाँ पाला से आने वाला है, 1857 के वॉर से आने वाला है, या संथाल रिबेलियन है, या मुंडा रिबेलियन है, ठीक है, या बिरसा मुंडा रिबेलियन है, तो आप हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखोगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखने से क्या होगा कि जब आप उसे बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको स्पेस यूटिलाइजेशन आएगा कि अरे ये पेज में मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था। जैसे मैं ये पाला की बताती हूँ, तो ये मेरा एकदम इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जनरल फीचर्स है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। क्योंकि
थीमेटिक भी तो आ सकता है ना, स्पेसिफिकली सिर्फ शॉर्ट आंसर में आर्किटेक्चर पूछ ले, शॉर्ट आंसर में स्कल्पचर पूछ ले, शॉर्ट आंसर में पेंटिंग पूछ ले, पूछ तो सकता ही है शॉर्ट आंसर में। लॉन्ग आंसर में तो ये पूरा होलिस्टिकली ही पूछेंगे, या फिर पूछेंगे कि रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म पूछ ले। तो उसका सब पार्ट मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख लिया है, तो वो आपको एक ब्रॉडर आइडिया देगा। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होगा कि पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी। पाला रूलर्स वे प्राइमरी बुद्धिस्ट रूलर। महायान रूलर है, अगर मैं बात करूं तो वो वज्रयान या तांत्रिक में बुद्धिज्म में ज्यादा बिलीव करते थे, बट वेर ऑल्सो वेरी टॉलरेंट एंड पेटर्नाइज बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, एक और एस्पेक्ट यहाँ पे जोड़ सकते हो कि फंडामेंटल ओरिजिनल ऑफ पाला स्कूल ऑफ आर्ट वर धीमन एंड वित्पल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि पाला स्कूल ऑफ आर्ट वाज डेवलप्ड बिटवीन 8th एंड 12th सेंचुरी। द फंडामेंटल ओरिजिनेटर ऑफ पाला स्कूल ऑफ आर्ट वर धीमन एंड वित्पल। दे वेयर द पेटर्नाइजर ऑफ महायान सेक्ट और या वज्रयान सेक्ट, बट दे वेयर ऑल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदूज रिलीजन। और फिर मैं यहाँ पे एक मैप बनाऊंगी अपने पेज में, यहाँ पे इतना उनका पीरियड है और ये पाला रूलर लिख दूंगी, पाला रूल, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल फीचर्स मैं बताती हूँ। जनरल फीचर्स जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि थोड़ा पाला स्कूल ऑफ आर्ट्स ना कैसे लगते हैं। देखो ये जो मंदिर मैं दिखा रही हूँ ना, ये मंदिर है पाला स्कूल ऑफ आर्ट का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप बंगाल अगर कोलकाता वगैरह अगर आप गए होगे तो मोस्टली आपको ना, अगर आप शांति निकेतन या जो वैसे जाओगे या इवन वो दक्षिणेश्वर टेम्पल है, तो कहीं ना कहीं वो पाला आर्ट का इन्फ्लुएंस है, आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये बराकर नदी के बगल में एक सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है, ये ये भी पाला आर्ट का है। तो जब भी आप इमेजिन करना तो ऐसे ही कुछ इमेजिन करना, जब आपके माइंड में पिक्चर रहता है ना कि ऐसे है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ नगरा स्टाइल ओनली, लेकिन उसका अलग वेरिएंट है। जैसे कि हम उड़ीसा में पढ़ते हैं ना, तो उसका देउल है, तो वो नगरा पार्ट का ही है लेकिन उसका थोड़ा वेरिएंट है। वैसे ही लोकल कुछ फैक्ट्स, लोकल कुछ ट्रेडिशन या लोकल कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ना इसमें एनग्रोस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो अब जनरल फीचर्स शॉर्ट आंसर्स में आएंगे, तो जनरल फीचर्स लिखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जांपल लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। द बिल्डिंग हैड कर्व्ड एंड स्लोपिंग रूफ, ठीक है, मैं बता ही दी। देखिए ये कर्व्ड है एंड स्लोपिंग रूफ भी है इसमें, ठीक है। इसमें भी देखो कर्व्ड और स्लोपिंग रूफ है, तो यही हो गया, ठीक है। यूज बर्न ब्रिक एंड क्ले, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। द टेम्पल्स वेर टॉल एंड कर्विलियन शिखरा क्राउंड विथ लार्ज आमलक, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो सिद्धेश्वरा टेम्पल बराकर का, ठीक है। द स्कल्पचर्स वेर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल यूजिंग सिरे पर्द्यू मेथड। मैं बताऊंगी आगे सिरे पर्द्यू मेथड क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है थीमेटिक एरियाज एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ अचीवमेंट। तो अब हम, एक मिनट, तो थीमेटिक एरिया में हम जब जाते हैं तो पहले आर्किटेक्चर में आते हैं। तो जब लॉन्ग आंसर्स लिखना है तो मैं यहाँ पे ही हटा दी हूँ, क्योंकि मुझे एक जगह लिखना था, लेकिन आप ना पहले बुद्धिस्ट को डील करना फिर हिंदुइज्म को डील करना, क्योंकि आपको 6 या 7 पेजेस कवर करने हैं, तो वैसे आप अडॉप्ट करना। तो आर्किटेक्चर में आते हैं, तो वो दोनों के लिए ही आर्किटेक्चर बिल्ड किए हैं, बुद्धिज्म के लिए भी किए हैं, हिंदुइज्म के लिए किए हैं। बुद्धिज्म में अगर देखें तो विहारास, चैत्यास, वो काफी चीज बनाए हैं। तो अगर महाविहारास में बनाए नालंदा, सोमपुर, सोमपुर जो आपका बांग्लादेश में है, तरीकुत्ता, ठीक है। Remains of Bodh Gaya provide magnificent vista of monastery. Planned residential building were also found. देखो रामपाल ने एक सिटी बनाई थी रामावती, जहां पे नंबर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे ये एग्जांपल चला जाएगा। रिमेन्स ऑफ कहाँ गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ये रामावती, बिल्ड बाय द रामपाल, यहाँ पे एग्जांपल चला जाएगा। फिर उसके बाद है कि सोमापुरी महाविहारा जो एग्जांपल है, वहां पे कहा गया है कि नालंदा इंस्क्रिप्शन में जो विपुल श्री मित्रा है उसको प्लीजिंग टू द आईज ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, जिसे जगह माता नेत्र कवि शर्मन, ठीक है, कवि शर्मन बुहु, मतलब वो आंखों के लिए इतना सुहावना है मत पूछो। तो ये हमेशा कोट करने की कोशिश करना, जहां सोमापुरी महाविहारा लिखना वहां पे लिखना नालंदा इंस्क्रिप्शन ऑफ विपुल श्री मित्रा। नालंदा इंस्क्रिप्शन ऑफ विपुल श्री मित्रा हैज टोल्ड इट प्लीजिंग टू द आईज, प्लीजिंग टू द आईज, ठीक है। फिर हम यहाँ हिंदुइज्म में आते हैं, तो हिंदुइज्म में भी वही रॉक कट टेम्पल है, कहलगांव का अर्धमंडपा ऑफ विष्णुपद, ठीक है। टेम्पल शोड गेब्ड वॉल्टेड, ठीक है, गेबल्ड वॉल्टेड। गेबल वॉल्टेड मैं एग्जैक्टली क्या बताऊं कि जैसे आप खपड़ा का मकान देखे हो ना, तो खपड़े के मकान में आप बांस की खांचे बनाते हो ना, तो उसे ही बोलते हैं गेबल्ड वॉल्टेड। जो बांस के खांचे हैं उसे ही कहते हैं गेबल्ड वॉल्टेड। तो यहाँ पे भी जब वो बनाते हैं ना कि कर्वी लीनियर या स्लोपिंग बनाते हैं हट की तरह, तो वो उसी स्टाइल में ही बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो मेटल दे, ठीक है, तो मेटल से ही बनाते हैं। ब्रिक्स ऑफ ब्रिक बिल्ड शिवा टेम्पल एट कोच गया शोज कर्विलियनर शिखरा या कॉर्बुलेटर लैंडसेट। लोकल वांगा स्टाइल है सिद्धेश्वरा टेम्पल। मैं बोली कि जब भी कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है वहां पे लोकल एसिमिलेट ही हो जाता है। चाहे आप पटना कलम देखो, तो पटना कलम में भी लोकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो बिहार के थे, ठीक है, जो आर्ट एंड आर्टिस्ट थे, वो कहीं ना कहीं
उसे अडॉप्ट किया था। वो लोकल जनरल लाइफ शो करते थे पटना कलम में, ठीक है? तो वैसे ही हो गया। तो हम लोग आर्किटेक्चर में देखें बुद्धिज़्म में 2-3 एग्ज़ाम्पल देख लिए, टेम्पल में भी कहलगाँव का देख लिए, सिद्धेश्वरा टेम्पल देख लिए, गैबल्ड वॉल देख लिए। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपके आंसर्स में आने चाहिए। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल के लिए हम बोले थे रामावती जो रामपाल एक बिल्डिंग बनाया था। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा आप पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, शादी-वादी में आप देखते होंगे कि जो बर्न्ट का कुछ आता है हाथी, जो हाथी आप देखते हो, तो वो टेराकोटा है। अगर मैं थोड़ा-सा वहाँ बंगाल से रिलेटेड हूँ, तो वहाँ पे ना ग्राम स्थान होते हैं, ठीक है? तो ग्राम स्थान में वहाँ पे घोड़ा, हाथी वगैरह जो है ना, वो टेराकोटा के रहते हैं। तो टेराकोटा बेसिकली ना डेकोरेटिव आइटम होते हैं। तो उसे बेसिकली वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे-छोटे होते हैं और वो पर्पस ऑफ डेकोरेशन होते हैं, ठीक है? सीन्स ऑफ रिलिजन एंड जनरल लाइफ जो है, जो वॉल्स पे हम बनाते हैं, अगर किसी मंदिर में जाओ, अगर शिव मंदिर में जाते होगे तो सांप बनाया रहता है, गणेश जी बनाए रहते हैं। तो सीन्स ऑफ रिलिजन एंड जनरल लाइफ है। टेराकोटा पालकी रिकवर्ड फ्रॉम पहाड़पुर एम्प्लीफाइड डेमोन्स्ट्रेशन, ये पहाड़पुर बांग्लादेश में जहाँ सोमापुरी है वहाँ। रूइंस ऑफ विक्रमशिला महावीरा फाइंड ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक लेस एंड इमेजेस ऑफ बुद्धा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा टेराकोटा का। स्कल्पचर पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकता है शॉर्ट में एंड पेंटिंग पे भी आ सकता है एंड आर्किटेक्चर पे भी आ सकता है। इसीलिए थोड़ा इसे ब्रॉडर टर्म में आप तैयार करना। तो स्कल्पचर में जब स्टार्ट होगा तो वो वही बोलेंगे कि पाला आर्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग 8 एंड 12th सेंचुरी, द पैटर्न मतलब द ओरिजिनेटर वेयर विथ एंड वुमेन, ठीक है? फिर गुप्ता ट्रेडिशन रीच इट्स हाइट्स एंड केम टू बी नोन एज़ पाला स्कूल ऑफ आर्ट। स्कल्पचर्स वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज, ठीक है? स्कल्पचर किसी भी बुद्धा स्कल्पचर जो स्टैंडिंग अवलोकितेश्वरा है या बुद्धा सीटेड इन भूमि स्पर्श मुद्रा, तो ये एग्जांपल्स है। कैरेक्टरिस्टिक अगर लिखोगे तो ऐसे 1 2 3 करके बोलेंगे। तो प्रोमिनेंट इलैबोरेटेड कर्विंग्स विद अ ब्लैक बसाल्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक बसाल्ट रॉक हो गया। लोटस सीटेड फ्रीक्वेंटली सपोर्टेड बाय द लायंस, लोटस का यूज हुआ है, जो लायंस है हाईली डिटेल्ड एंड डेकोरेटेड क्योंकि स्टोन्स पे बना रहे हैं। तो डिटेल एंड डेकोरेटेड है। फ्री फ्लोइंग मूवमेंट्स ऑलमोस्ट फिगर्स आर सिमिलर इन साइज, मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न ये कर रहा है। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो थे वे आर कास्टेड इन सिरे पर्दू। सिरे पर्दू मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बिहार में पिड़किया बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो पिड़किया जब बनती है वो तीज जितिया में बनती है, तो या तो वो हाथों से बनती है या तो एक खांचा आता है, ये प्लास्टिक के आते हैं या मेटल के आते हैं, जिसमें आप ना आटे को भर के उसको बंद कर देते हो। तो स्कल्पचर भी वही होता है। सिरे पर्दू जो होता है ना, वही खांचे वाला ही होता है कि एक खांचे में डाल दिया या और उसमें मेटल पोर कर दिए तो वो बन गया आपका मेटल का स्कल्पचर। तो वही हो गया सिरे पर्दू मेटल कुकरीहा नियर गया। ठीक है? तो ऐसे जब 2 पेज में लिखोगे तो वैसे ही लिखोगे। इंट्रोडक्शन स्कल्पचर पे आया, तो ये 2 पेज है। आप इंट्रोडक्शन पाला के बारे में दोगे, यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करोगे कि पाला है, फीचर्स दोगे कि ऐसे-ऐसे है, एग्जांपल्स भी साथ में दे दोगे। फिर उसके बाद कंक्लूजन फिर उसके बाद तुम्हारा बुद्धा स्कल्पचर है, फिर कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद तुम्हारा एग्जांपल्स दे देगा, फिर कंक्लूजन में लिख दोगे कि आने वाले जो फ्यूचर डायनासिटी थे, उन्हें भी मतलब ईस्टर्न इंडिया के स्कल्पचर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। मैं कंक्लूजन में भी बता दूँगी कि कैसे आपको कंक्लूजन पे जब मैं डिराइव करूँगी। पेंटिंग्स में भी वही है, कंसीडर द फाउंटिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कुड बी डिवाइडेड इंटू मैन्युस्क्रिप्ट जो पाम लीफ पे बनाते हैं एंड वॉल पेंटिंग मुराल बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पे लिखा जाता है, बोडलियर लिपि ऑक्सफोर्ड लंदन में ये शायद स्टोर्ड है, ठीक है? वॉल पेंटिंग पे सारधा एंड सराय स्थल इन नालंदा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिनस लाइन है। सिनस लाइन क्या होता है ना, कर्व लाइन है, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है। डेलिकेट नर्वस सेंसुअल एलिगेंस फ्लावर ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न। फ्लावर ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न जब आप बोलोगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये पैटर्न हो गया ज्योमेट्रिक पैटर्न। लीनियर डेकोरेटिव इमेजेस ऑफ एनिमल एंड नेचुरलिस्टिक स्टाइल, तो इसको पॉइंटर्स में दे दोगे 1 2 3। तो पॉइंटर्स क्या है ना, वो आपका स्पेस जो है ऐसे ऐसे यूज कर लेगा, ठीक है? कंक्लूजन है, जब बड़े आंसर का कंक्लूजन करेंगे तो ये लिखेंगे, छोटे वाले का ऐसे लिखेंगे कि पाला थ्रू पॉलिटिकल छोटे आंसर का पाला थ्रू क्वालिटी स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। तो अब जब आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ आर्किटेक्चर आ जाएगा, स्कल्पचर की बात करेंगे तो स्कल्पचर आ जाएगा, पेंटिंग की बात करेंगे तो पेंटिंग आ जाएगा। सिंपल यही कंक्लूजन जाएगा, लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव that Pala demonstrated a created environment arc and architecture to thrive and discuss Buddhist philosophy without prudence or spread आइडियाज अराउंड द वर्ल्ड लिविंग लेगेसी दैट वी कैन स्टिल सी टुडे। तिब्बत में है, श्रीलंका में है, तो तुम्हारा जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है कहीं ना कहीं ये काफी इन्फ्लुएंस किया है। दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन विद बुद्धिज्म। तो रिलेशन ऑफ बुद्धिज्म कैसे है, क्योंकि दे वर ग्रेट पेट्रन ऑफ बुद्धिज्म। महायान सेक्ट जो वज्रयान बोलते हैं तांत्रिक सेक्ट है, तो जब हम ये लिखेंगे ना तो ऐसे लिख देंगे देव पैटर्न। वही फिर से इंट्रोडक्शन में ये पाला 8 से 12 सेंचुरी में विद पर्ल एंड विमेन को ही जाएगा, लेकिन रिलेशन विद बुद्धिज्म भी है, आर्क एंड आर्किटेक्चर में भी दिखाया है। तो जब हम यहाँ पे उदंतपुरी से पहले यहाँ पे लिखेंगे कि relation with Buddhism, testament to that. These are the testimony to the relation with the Buddhism. ठीक है, पाला रूलर का जो है। तो उदंतपुरी में क्या है, गोपाल बनाया था, डिस्ट्रॉयड बाय खिलजी। तो ये नोट्स है, मैं नोट्स डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आपके पास अपना नोट्स होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कैसे स्पेस भरना। विक्रमशिला है, वही धर्मपाल बनाया था भागलपुर में वज्रनारायण सेक्ट के लिए। जगदाला है,
आउटसाइड द वर्ल्ड अगर बोले तो सोमापुरी। सोमापुरी में मैंने जब भी बोला कि जब भी आप सोमापुरी महाविहारा का बात करोगे, तो विपुल श्री मित्रा का वो प्लीजिंग टू द आईज वाला कोट नालंदा इंस्क्रिप्शन का ज़रूर डालना। देवपाला भी ग्रांटेड 5 विलेजेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ शैलेंद्र किंग एंड जावा। तो दीज़ वर द रिलेशन, मतलब दे वर वेरी ग्रेट पैटर्न। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में ही थे, तिब्बत से भी लोग आए थे, ठीक है? जो यहाँ पे पढ़ने आए थे। एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हुइंग सैंग भी शायद यहाँ पे पढ़ा था। तो ऐसे कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप अपने अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो कंक्लूज़न में वही है कि द फेम ऑफ द बंगाल स्प्रेड इन बुद्धिस्ट वर्ल्ड इस कल्टीवेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलिजन एंड कल्चर। द बुद्धिस्ट विहारास इन पाला एम्पायर प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन नेबरहुड लाइक नेपाल, तिब्बत एंड श्रीलंका, ठीक है? दे क्रिएटेड अ कंडुसिव एनवायरनमेंट, यही वाला कंक्लूज़न चला जाएगा, टू थ्राइव एंड स्ट्राइव, ठीक है? तो जब भी आप आंसर लिखो तो पहले स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो कि मैं कैसे लिखूंगी। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्ट फीचर्स आएगा, उसका चैलेंजेस क्या, चैलेंजेस बोले उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या, फ्यूचर में क्या इंपैक्ट हुआ, एग्जांपल्स क्या हुआ। तो एग्जांपल्स कोशिश करना कि बिहार से रिलेटेड ही देना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? तो पहले इंट्रोडक्शन यही होगा कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय our former president Ramnath Kovind के अंदर simultaneously and they have advocated for simultaneous election in India, ठीक है? मीनिंग क्या है simultaneous election का? जब वो आंसर लिखोगे, holding election at the house of the people all state legislative assembly and the local at municipalities, simultaneous election to लोक सभा। अब देखो, अब इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है, ये तो सब लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब तुम लिखोगे तो एक डब्बा बनाओ, कोई पेज के साइड में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिख दोगे कि भाई 1951 से 67 तक हुआ था, प्लस कमिटी कौन-कौन से रिकमेंड किए थे, तो मैं बता देती हूँ। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट था, फिर उसके बाद तुम्हारा लॉ कमीशन 107th रिपोर्ट भी बोला गया था, फिर उसके बाद नेशनल कमिटी ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेंकैया चिल्ला की कमिटी थी, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। तो ये आपका एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है? फिर नीड क्या है? जब मैं बात करूँगी कि नीड क्या है, तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंटल इश्यू होता है। तो आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो एमएलए हैं, वो जाते हैं, कैंपेन करते हैं, प्रचार करते हैं। जो टाइम उन्हें पब्लिक के लिए देना होता है, वो जाके एनर्जी अपना कैंपेनिंग में स्पेंड करते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जिनके लिए उनको इलेक्ट किया गया, वहाँ से वो भटक रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इश्यू में अब जब वो अपना आधा टाइम इलेक्शन कैंपेन में देंगे, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं लोगों के लिए, पब्लिक पॉलिसीज़ में डिबेट करना या डेवलप करना या पब्लिक की जो भी ग्रीवांसेज़ हैं, उन्हें सुनना, वो नहीं हो पाएगा। उसके वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, उससे डिसीजन मेकिंग नहीं हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट करेगा। तो एक ये फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो कि कैंपेनिंग, कैंपेनिंग के बाद वो होता है कि नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक ये, और पब्लिक ये से इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। तो एक फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। हाई फाइनेंशियल बर्डन, अब देखो बार-बार स्टेट इलेक्शन होता है, लोकसभा होता है, म्युनिसिपल, तो कहीं न कहीं बार-बार पैसे, अब जैसे एक बार घर बनता है, ठीक है? तो उसमें कम लगता है, लेकिन वही पुराने घर को बार-बार रिपेयर करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि जब बार-बार इलेक्शन कराते हो तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, ठीक है? यहाँ पे तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल बता, अभी रिसेंटली दिल्ली में 4th या 5th को शायद वहाँ इलेक्शन हुए थे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे टीचर की जॉब में है, तो उन्हें इलेक्शन ड्यूटी लग गई। तो उनका बेसिकली काम क्या था? टीचिंग था, लेकिन वो टीचिंग नहीं करके इस इन चीज़ों में व्यस्त हैं। तो वही हो गया कि वो जो टाइम उनके लिए था पढ़ाने के लिए, लेकिन वो डाइवर्स हो रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज़ काफ़ी लगता है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हो, देना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेज़ जहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर, टीचर्स एंड देयर प्राइमरी ड्यूटीज़, मतलब दे आर डाइवर्टेड फ्रॉम देयर प्राइमरी ड्यूटीज़। कोर्ट का बर्डन भी रिड्यूस होगा। कैसे होगा? अब देखो मल्टीपल इलेक्शन होंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिटिगेशन तो होंगे, ये बोले ये ढंग से नहीं हुआ या ऐसा कुछ होगा, तो जाओगे हाई कोर्ट के पास जाओगे, अपना फाइल करोगे पिटीशन कि ये ढंग से नहीं हुआ, ये कैंसल करो, वो करो। तो कहीं न कहीं जो बर्डन है कोर्ट पे वो ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्शंस के ज़्यादा केसेज़ रहेंगे और जो जनरल पब्लिक का जो केसेज़ है वो कहीं बैक सीट ले लेगा, इसीलिए बर्डन ऑन द कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। रिड्यूस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब भी आएगा ना, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कास्ट है, जो रीजनल लेवल पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि अच्छा ठीक है, एक्स वाई जेड कास्ट है, ए कास्ट है, बी कास्ट है, हम इसी को देंगे, उसी को देंगे, ये मेरा कैंडिडेट है क्योंकि यहाँ पे ये कास्ट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेगा, क्योंकि ये ज्यादातर जो रीजनल या जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो रीजनल लेवल पे प्ले की जाती है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगी तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिड्यूस कर देगी। वोटर पार्टिसिपेशन है, अब वोटर पार्टिसिपेशन का मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि एक बिहार का कोई बंदा या बंदी है जो दिल्ली में रह रहा है या काम कर रहा है, ठीक है? तो अब क्या है कि अब उसे एक बार लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए आना होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी तो यही है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोकल लेवल के लिए भी आना पड़ेगा,
स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी आना पड़ेगा, तो वो बेचारा वहां से आने में मिनिमम तो 2,000 खर्च होंगे ही, तो वो एक उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो क्यों बार बार आएगा। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो सोचेगा कि अरे एक बार जाऊंगा, मैं तीनों इलेक्शन का वोट देके आ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये वोटर पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएगा। जो मैंने आपको पहले बोला था, ये आपके डब्बे में जाना चाहिए कि कौन-कौन से रिकमेंड किया था। 107th लॉ कमीशन है, नेशनल कमिटी ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेंकैया चिल्ला कमिटी है ये, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि की रिकमेंडेशन क्या-क्या है, ठीक है? तो की रिकमेंडेशन वही है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है? जैसे फेज 1 में हम क्या करेंगे, लोकसभा, एंड यहीं पे मैं लिखी हूँ देखो, फेज 1 में लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर, एंड सेकंड फेज में कंडक्ट लोकल बॉडीज विद इन 100 डेज ऑफ इलेक्शन, ये एक रिकमेंडेशन है। दूसरा है कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 12 न्यू सब क्लॉज ऐड करेंगे, 3 आर्टिकल अमेंड करना पड़ेगा, इंसर्शन ऑफ 82 ए, अमेंडमेंट 283 दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, इंट्रोडक्शन ऑफ 324 ए म्युनिसिपैलिटीज। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल बनेगा अंडर आर्टिकल 325, नीड फॉर रैटिफिकेशन ऑफ रैटिफिकेशन बाय द स्टेट। अगर आप देखो कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर हम देखें आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कि 3 तरीके होते हैं जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अमेंड कर सकते, दो तरीके होते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी है और एक स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रैटिफिकेशन है। तो ये स्टेट रैटिफिकेशन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमें ये रैटिफाई करवाना होगा अपने 50% ऑफ द स्टेट से, एंड मेकिंग लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब क्या है कि अभी आज झारखंड में है, कल बिहार में, तो ईवीएम जो है वो सेम यूज हो जाता है, लेकिन जब एक साथ होगा तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स हमें बहुत ज्यादा पड़ेंगे, वी पैट मशीन भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेंगे। तो इससे ना हमें बहुत मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है जब ऑल इंडिया स्केल पे, तो कहीं ना कहीं स्केलेबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो दीज आर द सॉरी की रिकमेंडेशन। अब चैलेंजेस क्या-क्या हैं? ठीक है, अब चैलेंजेस ये है, ओवरशैडो रीजनल इश्यूज। जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, अब जब बिहार की इलेक्शन होगी, तो अभी जैसे रिसेंटली बिहार का इलेक्शन होने वाला है नवंबर या दिसंबर में, तो यहाँ पे जो बेसिक इश्यूज हैं कि चलो सैनिटेशन का है, रोड का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जॉब का है, तो जो लोकल लेवल के जो पेरोशियल चैलेंजेस हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं जब स्टेट लेवल की होती है, और जब लोकसभा होता है तो फिर हम नेशनल लेवल पे देखते हैं। लेकिन जब एक साथ हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि एक आदमी सोचेगा कि चलो ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टी सेंटर पे है, तो एक्स वाई जेड पार्टी को स्टेट पे भी दे देते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है ना, कि लोकल लेवल का जो इशू है वो शायद निगलेक्ट हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड पार्टी नेशनल लेवल पे तो वो सोचेगी कि हम बॉर्डर को, अपने डिफेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, एक्स वाई जेड जगह पे बहुत ज्यादा इशू है तो वहां पे ज्यादा मैं फोकस करूं। तो कहीं ना कहीं जो है लोकल लेवल का जो इश्यूज है वो बैक सीट ले लेता है। इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज, मैंने बोला कि जब नेशनल लेवल पार्टीज के पास रिसोर्सेज ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा एजेंसीज हैं और वो ज्यादा जीतने की विनिबिलिटी उनको ज्यादा है। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखो, जो एक एनजीओ है तुम्हारा, एडीआर, वो बोलता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम है, तो वो वहां पे कहा है कि 95% जो भी पैसे आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है अभी उसके फेवर में गई है। तो इसे ये सिग्निफाई होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, तो कहीं ना कहीं ये रीजनल पार्टी को इम्पैक्ट करेगी, उनको उन्हें डिक्लाइन करेगी, जो कि हमारे फेडरलिज्म के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी रिड्यूस करेगी। अब क्या है, एक एग्जांपल लो कि सपोजिटली कि एक्स वाई जेड पार्टी सेंटर पे रूल कर रही है और कुछ दिनों बाद ना बिहार में इलेक्शन है, ठीक है? तो अब देखिएगा पब्लिक की एक्स वाई जेड पार्टी को मैंने वोट किया है सेंट्रल लेवल पे, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे उसे मैंडेट नहीं देगा अपने बिहार में, ठीक है, कि एक्स वाई जेड पार्टी को तो हम लोग इलेक्ट किए थे लेकिन वो ढंग से काम नहीं किया। तो वो क्या है कि एक अकाउंटेबिलिटी वो एक्स वाई जेड पार्टी के पास है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूं या कुछ इंसेंटिव नहीं दूं स्टेट के लिए तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। बट अब क्या होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अब बिहार में भी हो रहा है और अब सेंट्रल लेवल पे भी हो रहा है। तो जब ये एक्स वाई जेड पार्टी पावर में आ जाएगी, तो अगर तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास वो रिवाइंड करने की ताकत नहीं रहेगी कि अच्छा चलो ठीक है, स्टेट का इलेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको वोट नहीं दूंगी क्योंकि आपने काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद है कंसर्न रिगार्डिंग फेडरलिज्म। मैंने बोला कि रीजनल पार्टी जब डिक्लाइन करेगी, कहीं ना कहीं जब हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे तो फेडरल सेटअप इसीलिए लाए थे कि कहीं ना कहीं जो इतना डाइवर्स कंट्री है इंडिया,
लोकल लेवल पे अगर आप देखो तो हर कदम पे लैंग्वेज बदलते हैं, फूड बदलते हैं, तो डाइवर्सिफाई को एडजस्ट करने के लिए ही फेडरलिज्म लाया गया है। तो कहीं न कहीं जब रीजनल पार्टी डिक्लाइन करेगी, तो कहीं न कहीं हमारी लोकल लेवल पे जो हमारी प्रॉब्लम्स है या डाइवर्सिटी है, उसे हम हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं ये फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करेगी। एक और पॉइंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है लॉजिस्टिकल इशू ही है कि भाई जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, इतने सारे ह्यूमन रिसोर्स हम लगाएँगे, ईवीएम लगाएँगे, ठीक है? जो कि वो रिकमेंडेशन में बोला था ना कि नीड मोर लॉजिस्टिकल, तो वो कहीं न कहीं एक साथ जुट करने के लिए इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है विथ 140 अ बिलियन पीपल जो है तुम्हारा तो उसके लिए बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगी। तो अब क्या है कि ये रिकमेंडेशन हो गए, ये चैलेंजेस हो गए, तो अब कंक्लूजन में लिखेंगे क्या? देखो कंक्लूजन में ये मैं बोलती हूँ कि ये दीपक मिश्रा का एक कोट है। तो कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी पॉलिसीज या कोई भी बिल जो गवर्नमेंट लाती है तो हमें उसे सपोर्ट में बोलना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुश कर रही है और ग्रेटर के लिए उसके लिए हम आउटवर्डली उसे नेगेटिव नहीं बोल सकते इसीलिए कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है उसके बारे में तो या तो इसे लिख के कंक्लूड कर सकते हो कि फॉर्मर सीजेआई दीपक मिश्रा हैज स्टेटेड दैट adoption of a simultaneous election is likely to brook well with the spirit of constitution and is with the principle of collaborative federalism या इससे भी बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप लिखना चाहते हो तो ये कंक्लूजन लिख सकते हो कि a delicate balance between efficiency gain of one nation one election and foundational principle of federalism democratic integrity and political plurality needs to be ensured through legislative deliberation तो वही मैं बोली कि the a wider deliberative legislative deliberation is required to have a fine balance between the gains of one nation one election and so that a principle of basic federalism democratic and industry मतलब वही बोलना है कि एक बैलेंस अप्रोच लेना है और हमें वाइडर डेलिब्रेशन करने की जरूरत है मतलब सोच विचार करने की जरूरत है बहुत सारे स्टेक होल्डर से पूछने की जरूरत है स्टेट को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है ठीक है तो ये दो क्वेश्चन हो गया और कैसे लिखना है ऑलवेज जब भी एक आंसर लिखो तो उसका एक फ्रेमवर्क माइंड में तैयार करो कि ये पेज में ये आएगा ये पेज में ये आ जाएगा हार्डली 30 सेकंड लगता है इसके लिए या 1 मिनट भी लगे ना तो आपका कहीं ना कहीं नेट में ना बचेंगे टाइम बचेंगे इसीलिए हमेशा फ्रेमवर्क तैयार करो कि क्या लिखना है ठीक है मैं ये वाला पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी मेरे इवैल्यूएटेड कॉपीज भी टेलीग्राम चैनल पे हैं आप उसे आप गो थ्रू कर सकते हो और आप उसे कॉपी भी कर सकते हो मतलब आप अपने इंटीग्रेट भी कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में ठीक है टिल देन टेक केयर स्टे ट्यून बाय बाय